हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है आज 21 जुलाई और समय है मॉर्निंग 5 बजे यानी कि करंट अफेयर का दिन समय है। तो 5 बजे हम करंट अफेयर के करते हैं 5 क्वेश्चंस। सो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ 5 क्वेश्चंस। आज के कौन कौन से हैं दोस्तों? ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 प्लस 22 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुमित 10 आप जो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा कोड है। इस रेफरल कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ एन अकेडमी। अगर मैं बात करूँ आपका 2 ईयर का अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000 बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000। अगर मैं 1 ईयर के कोर्स की बात करता हूँ तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000 बट आप इसको प्राइस इसको ले सकते हैं कितने में? आपका आप ले सकते हैं 39,000 में। सो सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों वो क्या है? आपका डिस्काउंट। सो आपको डिस्काउंट मिलेगा पहला तो, और दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों? आपको गाइडेंस। अगर आप सुमित 10 कोड का यूज़ करते हो तो आपको प्रॉपर पर्सनल मैं गाइड करूँगा थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको पूरी इस प्रक्रिया के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा 1 बाय 1, ईच एंड एवरी स्टेप, हर स्टेप के ऊपर मैं आपको क्या करूँगा? गाइड करूँगा इस पूरी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं तो आपको कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों? यू जस्ट हैव टू यूज़ वन कोड एंड दैट इज सुमित 10। अभी आप अगर आप ज्वाइन करते हो तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अभी लाइव है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी मिलेगी, साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी भी, इकोलॉजी भी, और सारी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। बट याद आपको क्या रखना है दोस्तों? कोड। और मेरा कोड क्या है दोस्तों? सुमित 10। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित 10, यू विल गेट द 10% ऑफ एन अकेडमी एंड अ गारंटीड अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। मेरे द्वारा आपको एक कंप्लीट गाइडेंस जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, पहला सवाल आज का दोस्तों, इट्स फ्रॉम द सेकंड स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप SEPE मिनिस्टीरियल मीटिंग बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए 17 ऑफ जुलाई 2020। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप SEP यूएस भारत राजनीतिक ऊर्जा भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला, इंडिया हैड elevated the India had elevated the India US एनर्जी डायलॉग टू अ स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप इन 2018। ये कह रहा है भारत ने 2018 में भारतीय अमेरिकी ऊर्जा वार्ता को एक रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी में उन्नत कर दिया है। दूसरा क्या, अंडर दिस पार्टनरशिप इंडिया कैन स्टोर इट्स क्रूड ऑयल इन द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कह रहा है कि इस भागीदारी के तहत, इस पार्टनरशिप के तहत भारत जो है वो अपना कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल है वो आपका अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में स्टोर कर सकता है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जल्दी बताइए दोस्तों। आई होप आपने उत्तर देख लिया होगा, अपना लगा लिया होगा। पहला स्टेटमेंट सही है बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हालांकि अभी अभी सेकंड जो है स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जरूर हुई है भारत और यूएस के बीच में, और इस पर काफ़ी सारी चर्चा भी यहाँ पर की गई है। लेकिन 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 इस बारे में सिर्फ बातचीत हुई है कि भारत और यूएस के बीच में हम एक ऐसी पार्टनरशिप करते हैं जिससे भारत जो है वो यूएस के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के अंदर अपना क्रूड ऑयल जो है वो स्टोर कर सकता है। ये क्या होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? आपको पता होगा, ये सिंपल सी चीज़ होती है दोस्तों। क्या, भारत जो है अपना कच्चा तेल, देखो इंडिया के अंदर में आपका, आप लोगों को पता है हम ज़्यादातर अपना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, बाहर देशों से हम मंगवाते हैं ना। तो ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं तो ऐसे मार्केट, जैसे अभी का टाइम देखें तो अभी क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत सस्ते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम बाहर से तेल ला के स्टोर कर सकते हैं, और फिर जब ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट में डिसरप्शन और प्राइस ज़्यादा होगा तो फिर हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकाल के उनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इस केस में तो पहला ये बात सही है, ठीक है, अभी बातचीत हुई है लेकिन बात इतनी नहीं हुई है कि भारत अभी स्टोर कर पाए, है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। सेकेंड इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप हुआ है अभी, मिनिस्टीरियल मीट वॉज हेल्ड रिसेंटली। द मिनिस्टीरियल वॉज को चेयर्ड बाय द इंडियाज पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड यूएस एनर्जी सेक्रेटरीज आपका डैन ब्रोनलाइट। सो दोनों के बीच में अभी बात हुई है, ब्रोलाइट के बीच के अंदर दोनों के बीच में बात हुई है अभी। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या है दोस्तों, देवर, ये दिन तो गए यार, मतलब जब ऐसे बैठा करते हैं ना, वो समय गया। बिकॉज अभी आप जानते हैं कोविड-19 में ऐसी किसी भी चीज़ की संभावना अभी के टाइम पर तो नहीं है। दे ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया स्टोरिंग द ऑयल। देखो कह रहा ना पॉसिबिलिटीज, अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया गया है। दे ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंडिया स्टोरिंग ऑयल्स इन द यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एज ए पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी टू इंक्रीज दी देयर नेशन स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टॉक पाइल। ये बात हुई है अभी, ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गया है, बात हुई है।
अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी अरेंजमेंट हो जाती है, तो इट विल हेल्प इंडिया, द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, टू टैकल द इमरजेंसी सिचुएशंस एंड हेल्प इट टू टाइड ओवर द शॉर्ट टर्म सप्लाई डिसरप्शन। समझ में आ रही बात? अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो भारत जो है वो दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने में उसको मदद मिलेगी और अल्पावधि आपूर्ति की रुकावटों में से निपटने में भी उसको मदद मिलेगी। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप एससीपी इन फरवरी 2018 इंडिया हैज़ एलिवेटेड द इंडो यूएस पार्टनर एनर्जी डायलॉग्स इनटू अ स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। देखो फरवरी 2018 के अंदर भारत ने इंडिया ने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको इस लेवल पे एलिवेट कर दिया दोस्तों। द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 17, 2018। जो पहली फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी ना, वो नई दिल्ली के अंदर 17 अप्रैल 2018 में हुई थी। The United States and the India share an all of the above approach of the energy security and the energy access। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा पहुंच के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण को साझा किया है। आप समझ रहे हो दोस्तों, ये जो सेकंड आपकी हम जो बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, दिस सेकंड स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, ये भारत और यूएसए के जो बीच में हुई है। इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों? इसका पर्पज़ सिंपल है, एकमात्र पर्पज़ है कि दोनों के दोनों इंडिया और यूएस एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे भारत को तो फ़ायदा होगा ही होगा और हमारी यूएस के साथ में रिलेशन जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी। पहली जो मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी वो 2018 में 17 अप्रैल 2018 को हुई थी। द एससीपी ऑर्गेनाइज इंटर एजेंसी इंगेजमेंट ऑन बोथ द साइड्स। एक से ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर क्या होंगी दोस्तों? इंगेजमेंट होंगी दोनों साइड से। एंड द 4 पिलर ऑफ द कॉपरेशन, ठीक है, अक्रॉस दी 4 पिलर ऑफ द कॉपरेशन, ठीक है। किस किस में कौन से पिलर होंगे दोस्तों? पहला होगा ऑयल और गैस, तेल और साझा में इंटर एजेंसीज कोऑर्डिनेशन होगा। रिन्यूएबल एनर्जी में दोनों देश मिलके काम करेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ में और पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, इनके अंदर में मिलके लोग काम करेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, एशिया एज एनहांसिंग। एज की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एज मीन्स एनहांसिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थ्रू द एनर्जी। एनहांसिंग डेवलपमेंट ग्रोथ थ्रू द एनर्जी। एशिया, ये क्या है आपका? यूएस गवर्नमेंट इंडो पैसिफिक एनर्जी इनिशिएटिव्स है। चलिए, एशिया एज इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अभी न्यूज में देखा गया था और ये किसकी एक पहल है दोस्तों? आपको मुझे बताना है। यूएस गवर्नमेंट अभी तो देखा था, तो ए इज द करेक्ट आंसर, यूएस गवर्नमेंट। तो जुलाई 2018 यूएस सेक्रेटरी जो है आपका पेम्पो अनाउंस दैट द एशिया एज का मतलब क्या हुआ? एनहांसिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थ्रू द एनर्जी इनिशिएटिव्स एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पिलर ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक विजन। जुलाई 2018 में अमरीकी सचिव पोम्पेओ ने यूएस इंडो पैसिफिक विजन के आर्थिक स्तंभ के हिस्से के रूप में एशिया एज जो है ऊर्जा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना की पहल की घोषणा यहाँ पर की है। अच्छा, एशिया एज इनिशिएटिव जो है ना इज अ यूएस होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट टू ग्रो सस्टेनेबल एंड सिक्योर एनर्जी मार्केट्स थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक। देखो, एशिया एज का इनिशिएटिव के तहत यूएस का पर्पस क्या है कि जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर में एक सस्टेनेबल एंड सिक्योर एनर्जी मार्केट बनाना, ये इसका क्या है दोस्तों? पर्पस है। एशिया एज सीक टू स्ट्रेंथन द एनर्जी सिक्योरिटी। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इट वांट्स टू स्ट्रेंथन दी एनर्जी सिक्योरिटी। हम ऊर्जा के अंदर जो अपने सुरक्षा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इंक्रीज एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एंड ट्रेड, हम एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक्सपेंड दी एनर्जी एक्सेस अक्रॉस द रीजन, हम इस रीजन के अंदर में एनर्जी ऊर्जा की पहुंच को क्या करना चाहते हैं? उसका विस्तार करना चाहते हैं। एशिया एज जो है इट ड्रॉज एन एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्स ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एशिया एज जो है ना, ये अमेरिकी सरकार, बहुत सारे निजी क्षेत्र होंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त संस्थान है उनकी मदद यहाँ पर लेने वाला है एशिया एज। सो एशिया एज क्या है दोस्तों? ये यूएस गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। बाय दिस गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट वांट्स टू सिक्योर, मतलब ज़्यादा अच्छे से सिक्योर एनर्जी वाइबल जो इनिशिएटिव्स हैं वो बनाना चाहते हैं। किसमें? आपका एशिया पैसिफिक के अंदर, टू ग्रो द सस्टेनेबल मार्केट्स इन द एशिया पैसिफिक। The US Department of the State Bureau of Energy Resource leads these initiatives with the support of 8 other US agencies। देखो, US का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ब्यूरो ऑफ एनर्जी है ना, वो US के अन्य US एजेंसी हैं, अन्य 8 एजेंसीज, उनकी मदद से आपका बेसिकली इसको चला रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई दोस्तों आपका। लगभग दोनों एक ही टाइप की न्यूज़ थी। ये एशिया एज की बात करें तो ये क्या है? एशिया एज के तहत यूएस जो है वो आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इंडो पैसिफिक, यहाँ पर
एक सस्टेनेबल एनर्जी की मार्केट ग्रो करना चाहता है। इसमें यूएस गवर्नमेंट तो रहेगी, हिस्सेदारी रहेगी यूएस गवर्नमेंट की। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर भी रहेंगे और बहुत सारे क्या रहेंगे दोस्तों, आपके मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? पूरी बात बताई मैंने आपको किस प्रकार से हम एनर्जी एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, हम एनर्जी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो वगैरह वगैरह। इसमें यूएस गवर्नमेंट जो है ना अपनी 8 एजेंसियों की सहायता लेगा। दूसरा हमने जो बात की थी दोस्तों वो इससे की थी, सेकंड, भारत और यूएस के बीच में स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जो है मीटिंग अभी हुई थी 17 जुलाई 2020 को। कोविड के चलते कंप्लीट किससे हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, 17 अप्रैल 2018 को। तो ये सेकंड थी, इसमें बहुत सारी बातों के बारे में आपका क्या किया गया दोस्तों, डिस्कशन किया गया था। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों हमारी, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पहला क्या है, द काउंसिल इज द अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंस इन द एंटायर कंट्री। ये परिषद जो है ये पूरे देश में बागबानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। पहली बात, द काउंसिल इज द अपेक्स बॉडी। पहली बात, अपेक्स बॉडी किसके लिए, फॉर द कोऑर्डिनेशन, गाइडिंग एंड मैनेजमेंट द रिसर्च एंड एजुकेशन द एग्रीकल्चर। यार कृषि के अंदर वो रिसर्च हो, उसको मैनेज करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एक अपेक्स टॉप लेवल का संस्थान है। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर। सो ये क्या कह रहा है, ये एक ऑटोनोमस मतलब स्वायत्ता प्राप्त संस्थान है। किसके अंदर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है ना। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर क्या है, सही है। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में क्या हुआ है ना पता आपको, ये जो ICRA है ना, ये 1929 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में इसको स्थापित किया गया था। अभी इसको 92 साल हो गए। 92 जो फाउंडेशन है ना, इसने 92nd फाउंडेशन डे वो अभी सेलिब्रेट किया है। इसके बारे में अगर पढ़ें तो क्या है दोस्तों, ये एक ऑटोनोमस स्वायत्ता प्राप्त संस्थान, इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में काम करता है, भारत सरकार। तो इसके अंडर ये संस्थान जो है ये आती है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई को बना था, इसलिए 16 जुलाई को उन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1929 एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, ये काउंसिल जो है दिस इज द अपेक्स बॉडी। देखो हाईएस्ट लेवल की बॉडी है, किसके लिए, फॉर द कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग द रिसर्च एंड एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर। देखो यार कोई भी हो कृषि के संबंध में, कोई भी, ये अपेक्स बॉडी है किसके लिए दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग के लिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, गाइडिंग मतलब मार्गदर्शन और मैनेजिंग मतलब प्रबंधन। इन सब के लिए, एजुकेशन के लिए आपका एग्रीकल्चर में एजुकेशन, इन सब के लिए एक यूनिक बॉडी है आपका अपेक्स बॉडी, सबसे टॉप लेवल की। पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो 102 ICR के इंस्टीट्यूशन हैं, 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है जो पूरे भारत के अंदर में फैली हुई है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा एक नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम जो हमने भारत के अंदर में वो स्थापित किया हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा का पूरा क्या था दोस्तों, ये ICAR के बारे में हमने इस क्वेश्चन रखा था। तो ICAR ने क्या किया, अभी अपना 92nd जो फाउंडेशनल डे है उसको क्या किया है ICR ने, वो सेलिब्रेट किया है। कब आपका, 16 जुलाई। तो 16 जुलाई 1929 को इसको फाउंड किया गया था, रजिस्टर किया गया था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में। ये जो है ये अपेक्स लेवल बॉडी है जो आपका भारत के अंदर में कृषि संबंधित कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट और रिसर्च के लिए बेसिकली अपेक्स लेवल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन आपका ये है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में काम करता है, स्वायत्ता प्राप्त संस्थान है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, अगला आपने थोड़े दिन पहले देखा था दोस्तों, एक न्यूज़ आई थी आपकी, दैट इज़ रिलेटेड टू द 4 धाम, जो हम 4 धाम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसलिए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जो है ये डेवलप किए। व्हाट एग्जैक्टली द भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की हम बात कर रहे हैं, क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है दोस्तों, द इको सेंसिटिव जोन आर फ्रेजाइल एरिया विच इज नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दोस्तों पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कौन से होते हैं, ये वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इनको अधिसूचित किया जाता है। सो इको सेंसिटिव जोन उन्हीं को बोलते हैं हम। एक फ्रेजाइल एरिया होता है, संवेदनशील क्षेत्र होता है, जिसको हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत में हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। दिस जोन इज एन इंटरवोवन इंडिपेंडेंट फ्रेजाइल गंगा हिमालय बेसिन लोकेटेड इन द अपर हिमालय। ये क्षेत्र जो है ऊपरी हिमालय में स्थित एक आपका अन्योश्रित और नाजुक गंगा हिमालय बेसिन से जुड़ा हुआ है। मतलब बहुत सारे आपके फ्रेजाइल गंगा हिमालयन बेसिन के अंदर में बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट फ्रेजाइल गंगा हिमालयन बेसिन है, उनको ये अपर हिमालय के उनको आपस में क्या करता है दोस्तों, आपका कनेक्ट करता है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर क्या है, करेक्ट है ना। तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, जो आपका अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, जिसको आपने फ्रेजाइल बोल रखा है कि इकोनॉमिकली इको सेंसिटिवली बहुत फ्रेजाइल है ना। चलिए, द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द जोनल मास्टर प्लान फॉर द भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। ये जो अप्रूवल दिया है ना जेडएमपी को, जोनल मास्टर प्लान को, इट विल गिव द बूस्ट टू द कंजर्वेशन एंड द इकोलॉजी ऑफ द एरिया। जेडएमपी की स्वीकृति देश में संरक्षण और पारिस्थितिकी को क्या करेगी, बढ़ावा देगी आपका। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प टू अंडरटेक द डेवलपमेंट एक्टिविटी एज परमिटेड इन द जेडएमपी एंड इट विल ऑल्सो पेव द वे फॉर द फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट। जो चार धाम प्रोजेक्ट है ना, उसके फास्टर एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा। साथ ही साथ में इट विल हेल्प इन अंडरटेक द डेवलपमेंटल एक्टिविटी एज पर द परमिटेड अंडर द जेडएमपी। दिस जोन इज एन इंटरवोवन इंडिपेंडेंट फ्रेजाइल गंगा हिमालयन बेसिन विच इज बेसिकली लोकेटेड इन द अपर हिमालय, है ना। ये ऊपरी हिमालयन क्षेत्र के अंदर में बहुत सारे फ्रेजाइल एरिया उनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। जोग्राफिकली द एरिया जो है, ये जो एरिया जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका इको सेंसिटिव एरिया, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ये गढ़वाल और लेसर हिमालय के अंदर में और आपका हाइयर हिमालय के अंदर में पड़ता है। इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं ना, ये ऐसे जोन होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ना, उनका एक एक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत में डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। अगली है दोस्तों प्ले बार्गेनिंग। प्ले बार्गेनिंग क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। यार अभी आपने देखा था वो तबलीगी जमात वाले केस देखे थे, कोविड-19 के चक्कर में उनको अरेस्ट किया गया था, है ना। तो बहुत सारे तबलीगी जमात के ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्ली बार्गेनिंग के तहत में थोड़ी कम सज़ा के लिए, मतलब उन्होंने अब बेल मिल गया, वो अपने वापस अपने जो कंट्री ओरिजिन कंट्री है वहाँ पर वो जा रहे हैं। अभी पूरा मुद्दा क्या है मैं समझा देता हूँ, चलिए। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द अक्यूज्ड में बार्गेन विद द प्रोसिक्यूशन फॉर अ लेसर पनिशमेंट। देखो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अभियुक्त कम सजा के लिए अभियोजन पक्ष में मोल भाव कर सकता है। मतलब कोई भी एक्यूज्ड पर्सन है ना, वो कम सजा के लिए बोल सकता है, कम सजा के लिए प्लीड कर सकता है, ठीक है। गिल्टी प्लीड करेगा, कम सजा बोल देगा, ठीक है मैं गिल्टी हूँ, मैं दोषी हूँ, बट मैं थोड़ा सा मुझे कम सजा दे दो आप। इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर दोज अक्यूज्ड द सिविल ऑफेंसेज इन इंडिया। नहीं, सिविल के साथ साथ ही क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए भी है। द इंडियन कोड मेक्स प्ली बार्गेनिंग कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द अक्यूज। और देखो भारत के अंदर, भारत की जो न्याय संहिता है ना, उसके अंदर जो ये प्रोसेस है ना प्ली बार्गेनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ जो अक्यूज है ना वही शुरू कर सकता है इसको, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, डी करेक्ट है इसका, यानी कि 1 और 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत सारे मेंबर हैं तबलीगी जमात के जो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे, उनको भी रिलीज के ऊपर दोस्तों कोर्ट ने छोड़ दिया इन द रिसेंट डे बाय मीन्स ऑफ द प्ली बार्गेनिंग, है ना। So it refers to the person charged with the criminal offenses negotiating with the prosecution for a lesser punishment, है ना। lesser punishment के लिए वो क्या करता है, बार्गेन करता है। Then what is provided in the law by pleading guilty is a less serious offense, और कम सीरियस ऑफेंस के लिए वो गिल्टी प्लीड कर लेता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2006 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ अमेंडमेंट टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंटेनिंग सेक्शन 265A एंड 265। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आता है, CRPC के अंदर आता है आपका ये। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल केस में, ये क्रिमिनल केसेस में आता भी है। US और अदर कंट्रीज़ में बात करें तो सिर्फ प्रोसिक्यूटर जो है ना होता है ना, जो आपका वो आपका एक की रोल प्ले करता है बार्गेनिंग के अंदर।
इंडियन पीनल कोड में ऐसा नहीं है। इंडियन पीनल कोड के अंदर में आपका जो एक्यूज्ड है वो यूज योर गोल यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद में आपको 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना। कोड यूज़ करना है दोस्तों क्या, सुमित10। याद रखें कोड आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित10। उसके बाद आप पेमेंट प्रोसीड करोगे, जैसे ये कर लोगे दोस्तों आपका हो जाए। तो बस याद रखने की बात क्या है दोस्तों, कोड आप क्या यूज़ करोगे, यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सुमित10। चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।